नमस्कार। दूरदर्शन जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा विधानसभा चुनावों के लिए चलाई जा रही इस विशेष श्रृंखला इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस स्पॉटलाइट के माध्यम से हम अलग अलग जिलों की बात करते हैं। तो आज ध्यान केंद्रित करेंगे जिला रियासी की ओर और जिला रियासी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डीसी रियासी विशेष महाजन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। विशेष जी, पहले तो यही जानना चाहेंगे, 10 साल के उपरांत हम जम्मू कश्मीर में ये चुनाव देखने वाले हैं और विधानसभा चुनावों की वैसे ही बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है जम्मू कश्मीर को लेकर के। आज के इस परिप्रेक्ष्य में 10 साल के बाद जब ये चुनाव चलाए जा रहे हैं तो कितना विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिला रियासी की, अगर हम बात करें तो? देखिए, आपने सही कहा कि 10 वर्ष उपरांत ये इलेक्शन हो रहा है। लोगों में उत्साह काफ़ी है। इलेक्शन का प्रोसेस जो नॉमिनेशन का है वो कंप्लीट हो गया है, फाइनलाइजेशन कैंडिडेट्स की हो गई है। तो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे ज़िले में हैं, जिसमें से एक रिजर्व्ड एसटी भी है जी, जिसका नाम गुलाबगढ़ है। तो वहाँ से कुल मिला के इस वक्त 6 कैंडिडेट्स हैं। 7 कैंडिडेट्स रियासी से और 7 कैंडिडेट्स श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। हर तरीके की तैयारी, हर तरीके की ट्रेनिंग, हर तरीके की मशीन्स को मूवमेंट के लिए प्रेपरेशंस, व्हीकल्स की प्रेपरेशंस, एएमएफ एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, जिस पे आपने भी देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन का बड़ा जोर रहता है फॉर द वोटर्स, वो उन सारी चीज़ों को लेके जो ज़िला प्रशासन है या जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी कहते हैं और जिसमें मुझे लगता है हर व्यक्ति जो सरकार में है ज़िले में उसका कोई ना कोई रोल रहता है, पूर्ण रूप से उसके बारे में चर्चा, उसके बारे में तैयारी की गई है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये सारी मेहनत जो है वो 25 सितंबर को जो हमारा वोटिंग डे है जी, उस दिन दिखाएगा कि हर चीज़ ठीक तरीके से की गई थी और जो 10 साल का अवकाश हम कहेंगे रहा, उसको लेके किसी भी तरीके की कहीं पे भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। हम अगर रियासी की बात करें तो अभी जैसा कि आप कह रहे थे, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी नई स्थापित की गई है, तो कितना बदलाव, हम अगर डिलिमिटेशन के बाद से कहें तो कितना बदलाव सीटों में आया है और रियासी में इन नई सीटों को लेकर के किस तरह की तैयारी है? देखिए, सीटें नई नहीं हुई हैं, रीओरिएंटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हुई है जी। जब डिलिमिटेशन हुआ 2019 में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो रूपरेखा है वो बदली गई। कुछ पोलिंग स्टेशन उधमपुर में और कुछ पोलिंग स्टेशन रामबन ज़िले में जो थे, जो बेसिकली उन्हीं की पॉपुलेशन काउंट में थे, लेकिन हमारा इलेक्टोरल पार्ट का हिस्सा थे, वो वहाँ चले गए। तो अब जो ज़िला रियासी फिज़िकली या जोग्राफिकली है वो को टर्मिनस विद द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो जो लोग हमारे ज़िले के पॉपुलेशन के हैं वही हमारे वोटर्स भी हैं। उस हिसाब से श्री माता वैष्णो देवी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी हुई, रियासी हुई, गुलाबगढ़ एसटी हुई। इन सब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कुछ गांव इधर से उधर और कुछ गांव इधर से उधर और कुछ इलेक्टर्स मूव किए, जो आज का रूपरेखा बनी है। उसमें हमारे पास इस वक्त ज़िले में अगर आप देखेंगे तो लगभग 2,37,500 कुछ वोटर्स हैं, जिसमें से 1,24,000 के करीब मेल वोटर्स हैं और 1,12,000 प्लस के करीब फीमेल वोटर्स हैं। तो ये हमारे आज की डेट की जो परिस्थिति है वोटर को लेके, कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, ये है। कितना आप देखते हैं कि रुझान इस समय मतदाताओं की ओर से देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो एक अलग ही परसेंटेज ऑफ वोटर्स सामने आई थी? देखिए, मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि ज़िला रियासी जो था उसने लगभग 75.23% पोलिंग हुई थी, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी ने 80% पोलिंग करके लीड किया था। जो गुलाबगढ़ एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूर दराज इलाका है, वहाँ पे भी लगभग 74% के करीब लोग पोलिंग करने निकले थे, जो अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव। और जैसा कि मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि 2014 के असेंबली इलेक्शन में जो ज़िला रियासी का उस टाइम का पोलिंग परसेंटेज था, दैट वाज अराउंड
10%। तो कोशिश यही है कि पुराने रिकॉर्ड तोड़े जाएं। जैसे 2019 का लोकसभा का रिकॉर्ड हमने 2024 में तोड़ा, तो यही रहेगी कोशिश कि 10 साल बाद मौका मिल रहा है तो एक नया रिकॉर्ड शिखर क्रिएट किया जाए वोटिंग में। जी, अब अगर हम रियासी की बात करते हैं और अब जब हम बदलाव की बात करते हैं तो इस बदलाव में ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, रूरल बेल्ट जिसको हम कहते हैं, ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाका था वो इस समय यहाँ पर ज़्यादा जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कितना आपकी ओर से, ज़िला प्रशासन की ओर से कार्य किया गया है कि दूर दराज के इलाके के जो मतदाता हैं वो आकर के पोलिंग स्टेशंस तक पहुँच पाएँ? देखिए, स्वीप के ज़रिए हमने हर वर्ग का जो वोटर है, चाहे वो नया वोटर है, चाहे वो फीमेल वोटर्स हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, सबको टच किया है। हमने ये भी इंश्योर किया, कोशिश की कि स्वीप केवल शहरों में या टाउन में रह ना जाए, जिसके लिए हमने महोर, दरमाड़ी, अन्नास, इन सब जगहों पे भमाग लोगों को, अपनी टीम्स को भेजा है। एक और चीज़ जो अच्छी हुई पिछले 10 सालों में, बहुत सारी जगह नए रोड कनेक्टिविटीज़ क्रिएट हो गए। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत थी भी किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से अधिक ना चलना पड़े, तो कुछ इस साल नए पोलिंग स्टेशन पोस्ट लोकसभा इलेक्शन हमने क्रिएट भी किए रैशनलाइजेशन में, कि आपके लोगों को अगर किसी भी वोटर को कोई नाला क्रॉस ना करना पड़े, कोई जंगल ना क्रॉस करना पड़े, और कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे सड़क बनने से एक पर्टिकुलर मोहल्ले को अगर पोलिंग स्टेशन एग्जिस्टिंग पास हो गया और दूसरे वाले को उतना ही दूर था या ज़्यादा चलना पड़ रहा था, तो वो किया हमने। रैशनलाइजेशन में हमारी कोशिश रही है कि दूर दराज का जो भी वोटर है वो परेशान ना हो वोटिंग करते वक्त। जी, आप पोलिंग स्टेशंस नए स्थापित कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जो चर्चा में आ रही है वो पिंक पोलिंग स्टेशंस की आ रही है। महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर ये पिंक पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। तो रियासी को अगर हम देखते हैं तो रियासी में किस तरह के पोलिंग स्टेशंस, पिंक पोलिंग स्टेशंस होंगे? देखिए, 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो पर कॉन्स्टिट्यूंसी एक पिंक पोलिंग स्टेशन हमने बनाया है, विच इज़ टोटली मैन्ड बाय फीमेल्स। लोकसभा में भी था और काफ़ी उत्साह देखा गया। जो हमारी एम्प्लॉयज़ फीमेल्स जो वोट करवाने गई, तो पहली बारी उनको मौका था, तो वो बहुत खुश थे और अच्छी परसेंटेज ऑफ पोलिंग रही, अच्छी परफॉर्मेंस रही। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे रहेंगे, 1 पर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो यूथ मैन्ड होंगे। 30 साल से कम आयु के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो मैन करेंगे। क्या बात है, मतलब कि जो वहाँ पर कार्य कर रहे होंगे, मतदान करवा रहे होंगे, वो ऑफिसर्स युवा होंगे, ऑफिसर्स होंगे, चाहे एम्प्लॉयज़ होंगे, बट 30 ईयर से नीचे के होंगे। उसके अलावा 3 पोलिंग स्टेशन हमारे मैन्ड होंगे पीपल विद डिसेबिलिटीज़। वो लोग जिनको किसी न किसी तरीके की शारीरिक रूप में कोई कमी है, लेकिन वो ही चलाएंगे वो पोलिंग स्टेशन। वो भी 3 हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ये तो पोलिंग स्टेशंस तक उनको आना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी विकलांग होंगे जो, या कुछ ऐसे भी एलिंग लोग होंगे जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। बुजुर्गों की बात करें तो होम पोलिंग की कुछ, देखिए, बिल्कुल सही कहा। लोकसभा की इलेक्शन में होम पोलिंग कराई गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये है कि अगर कोई मतदाता पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुँचे तो हम जो इलेक्शन अथॉरिटी है वो मतदाता के घर तक पहुँचे। तो इस साल जो ये असेंबली का इलेक्शन है हमारा, लगभग 600 के करीब आइडेंटिफाई किए गए हैं, 85 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जिनका 40% से ऊपर है। अच्छा, उनके BLOs के थ्रू एप्लीकेशन ली गई और 600 के करीब हमारे लोग हैं 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। 17 और 18 के लिए हमारी टीम्स जाएंगी। 17 को पहला विजिट होगा हर उस मतदाता के घर जिसने अप्लाई किया। पर चांस किसी वजह से अगर वो अपने घर पे नहीं होगा तो 18 को फिर जाएगी वो टीम और इन सब लोगों से वोट कास्ट कराया जाएगा। टीम्स बन चुकी हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है और 17 मॉर्निंग 8 बजे हमारा डिस्पैच हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा की है वो अपने घर पर बैठकर ही मतदान कर पाएंगे अगर उन्होंने अप्लाई किया होगा। बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले अप्लाई कर। और हमने BLOs के ज़रिए और लोगों को अलग अलग माध्यम से ये बात पहुंचाई थी और वो एप्लीकेशंस जो आई उन सब एप्लीकेशंस को कंसिडर करके
उनकी होम वोटिंग की तैयारी कर ली गई सीनियर है। सिटीजन्स जो है 85 प्लस, 85 अगर आप 85 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपके लिए भी होम वोटिंग की जो ये है फैसिलिटी वो अवेलेबल है। तो जाहिर तौर पर इससे मतदान में बहुत ज़्यादा इजाफा भी होगा। मैंने आपको बताया 600 लोगों ने अप्लाई किया, शायद ये 600 लोग आते ही नहीं। आते नहीं। एक तो ये बड़ी अच्छी बात है, दूसरा ये है कि ये भी हमारे आइकॉन्स बन जाते हैं, ये हमारे स्वीप एक्टिविटी के आइकॉन्स बनते हैं। ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन अथॉरिटीज़ किस तरीके से एट द डोर पहुंच रही हैं। ये स्वीप की जो बात आप कर रहे हैं, ये स्वीप अवेयरनेस के माध्यम से क्या आपको लगता है कि अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तब से लेकर के अब जब हम विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं तो स्वीप अवेयरनेस की वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है? मैं ये मानता हूं कि इसका बहुत मेजर रोल है। डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमने स्वीप में बहुत सारे कार्य किए थे लोकसभा के लिए भी, एंड टेकिंग अ क्यू फ्रॉम देम। इस असेंबली में हमारा स्वीप का जो सबसे ज़्यादा एम्फोसिस रहा है वो रहा है स्वीप थ्रू फीमेल ऑफिसर्स। हमारी कुछ एक्टिविटीज़ आपके दूरदर्शन ने भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी उनको देखा और उनको सराहा। जैसे मैं बताऊंगा कि हमने एक गुड्स सवारी की रैली निकाली कटरा टाउन में जी। और उस सारे गुड्स सवारियाँ जो थी वो मेरी फीमेल ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ थी। तो दे वर एबल टू क्रिएट दैट enthusiasm amongst the women voters that we are not less than anybody and our vote is as important. क्योंकि अक्सर ऐसे रूरल बेल्ट्स में महिलाएं बहुत कम मतदान के लिए बाहर आती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते कि लोकसभा में हमारा महिलाओं की भी पार्टिसिपेशन बड़ी अच्छी रही, लेकिन हम उसको फर्दर एनहांस करना चाहते हैं। 81% का अगर टारगेट आपने ब्रीच करना है तो महिलाएं और मेल्स और यंग वोटर्स, एजेड वोटर्स सब निकलेंगे तो तभी होगा। जी। अब आप यंग वोटर्स की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे भी मतदान के लिए आएंगे जो अब विधानसभा चुनाव में जिन्हें मौका नहीं मिला अपनी उम्र की वजह से लोकसभा चुनाव में प्रतिभागिता देने का, वो अब प्रतिभागिता अपनी दर्शाना चाहेंगे, मतदान करना चाहेंगे। बहुत एंथुजियाज्म है। मैं कॉलेज के बच्चों से भी इंटरेक्ट किया, हमारी स्वीप टीम्स, हायर सेकेंडरी स्कूल में भी कुछ वोटर्स हैं। मैं अभी बताऊंगा एक लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ। एक बच्ची ने अप्लाई किया तो उसको मिला नहीं, तो उसके फादर ने हम अप्रोच किया तो हमने कहा यार अगर आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब कोई कमी होगी। तो पता लगा कि उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट उसमें नहीं था, लेकिन उस बच्ची ने दोबारा अप्लाई किया जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक चलता है, और आज उसके पिताजी मुझे बता रहे थे कि उसको वोटर स्लिप आ गई है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ इंथुजियाज्म। नहीं तो जनरली होता है अच्छा नहीं मिला तो चलिए अगले बारी देखेंगे। तो मुझे लग रहा है जो बच्चे हैं, यंग वोटर्स हैं, वो इन द लास्ट 10 years बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड बिकमिंग अ वेरी स्मॉल प्लेस, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत महत्वपूर्ण रोल है उन लोगों का। सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, जिला प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से स्वीप अवेयरनेस की जा रही है? हमने हर माध्यम यूज़ किया है। सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, मैं स्वयं ट्विटर पे हूँ तो उसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और लोगों तक रीच काफ़ी है। आपके चैनल के ट्विटर हैंडल से और बाकी हैंडल से हमें काफ़ी मौका मिला कि हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो रीच आउट करवा पाएँ। प्लस जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट है, आर टीम्स गोइंग इन मोहल्लाज, आर टीम्स गोइंग इन स्कूल्स, आर टीम्स गोइंग इन कॉलेजेस। हमने एक चौपाल का प्रोग्राम शुरू किया शहर में भी और गांव में भी, वृद्ध चौपाल, महिला चौपाल, यूथ चौपाल। तो उसका मुद्दा ये था कि बुज़ुर्गों को भी लगे कि हमें भी पूछ रहे हैं, महिलाओं को भी लगे कि हमें भी पूछ रहे हैं, यंगस्टर्स को भी लगे कि वी आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हर वोटर को ये लगेगा कि उसकी इम्पोर्टेंस है तो मुझे लगता है उसको पोलिंग स्टेशन जाने में मज़ा आएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो चौपालों की आप बात कर रहे थे, जिस तरह की चौपाल की आप बात कर रहे हैं, उसमें नुक्कड़ नाटकों की बहुत अहमियत रहती है। चुनाव को लेकर के नुक्कड़ नाटक करवाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है आपने सवाल किया। नुक्कड़ नाटक हमने कराए हैं और चल रहे हैं सीरीज़ में, क्योंकि आइडेंटिफाइड टीम्स हैं और वो मल्टीपल जगह कर रही हैं। नुक्कड़ नाटक का एक बड़ा इम्पैक्ट मैंने देखा कि लोग अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं और एक्टर्स भी उन्हीं में से एक होते हैं। और सबसे बड़ी बात है नुक्कड़ नाटक जो होता है वो लोकल भाषा में होता है, जो भाषा लोगों को समझ आती है, तो इम्पैक्ट पड़ता है। नुक्कड़ नाटक चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इन सारी एक्टिविटीज़ को, मल्टीपल एक्टिविटीज़ के ज़रिए
लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे कि वो 25 सितंबर को, मैं जैसे उनको कहता हूँ, सुबह 7 बजे स्नान करके या बिना स्नान किए पोलिंग स्टेशन की तरफ रुख ज़रूर करिए। जी। अब हम थोड़ा सा रुख बदलते हैं इस चर्चा का और सीधा मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं। मतदान केंद्रों के अंदर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम आपकी ओर से करवाए गए होंगे? देखिए, मतदान केंद्र, एक तो मैं ये बता दूं कि हमने इस बारी 436 पोलिंग स्टेशन जो मेरे हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब को रिक्वेस्ट किया कि सबकी वेबकास्टिंग होगी। जी। सबकी वेबकास्टिंग से ये है कि हम हर पोलिंग स्टेशन को मेरे हेडक्वार्टर पे, आरओ के हेडक्वार्टर पे वॉच करेंगे जो वोटिंग हो रही है। वो सारे मेरी स्क्रीन के ऊपर 436 के 436 पोलिंग स्टेशन। तो आम भाषा में अगर कहें तो एक सुपरविजन रहेगा सभी के सभी बिल्कुल पोलिंग सेंटर्स पे। उसके अलावा पुलिस एंड पैरामिलिट्री के जो इंतज़ाम हैं वो एडिक्वेट हैं। हमें पैरामिलिट्री आनी शुरू हो चुकी है। मेरे जो ज़िला के पुलिस के एसपी हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी दूर दराज इलाकों में घूम आए हैं। मैं स्वयं, क्योंकि लगभग अब मैं 1 साल से हूँ, तो मैंने पूरा इलाका देखा हुआ है। हमने जो सेंसिटिविटी एनालिसिस करना था वो भी किया हुआ है। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं इलेक्शंस में वो भी किए गए हैं। लोग आइडेंटिफाइड हैं अगर कोई क्रिएट करेगा। पैनी नज़र रखी जा रही है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई रैली होती है, जब भी कोई गोष्ठी होती है तो वो वहाँ पे होती है। उसकी पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और जिसको एक टीम आरओ के लेवल पे, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे वॉच करती है, देखती है कहीं पे कोई गड़बड़ ना कर रहा हो। पॉलिटिकल पार्टीज से, कैंडिडेट से मुलाकात बहुत बारी की जा चुकी है, ऑब्जर्वर्स की प्रेजेंस में भी की गई है। उनसे भी ये गुजारिश की गई है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। भाषा जो है उसका जो प्रयोग हो वो ऐसा हो कि किसी को कोई पर्सनल हर्ट ना किया जाए और जो रिक्वायर्ड है, जो अलाउड है, उसी दायरे में रहा जाए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुलिस पैरामिलिट्री के साथ फीमेल पुलिस पर्सनल और आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये भी सबको आइडेंटिफाई किया गया। हर पोलिंग स्टेशन पे ये लोग हमारे रहेंगे। तो ना केवल पिंक पोलिंग स्टेशंस पर महिला अधिकारी रहेंगे कि बल्कि बाकी जो केंद्र होंगे, हमारे मतदान केंद्र होंगे, वहाँ पर भी पुलिस अधिकारी आपको दिखाई देंगे महिलाओं के लिए? बिल्कुल रहेंगे। जब हम रियासी ज़िले की बात करते हैं और दूर दराज इलाकों की बात करते हैं, कुछ ऐसे भी इलाके हैं इस ज़िले में जो हमेशा से विजिलेंस के अंडर रहे हैं, सर्विलेंस के अंडर रहे हैं। तो ऐसे में कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, उसके लिए क्या विशेष तौर पर इंतजाम? देखिए, सिक्योरिटी का तो मैंने आपको बताया ही है। नॉन फोर्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी किए जाते हैं जी। एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, जो नंबरदार, चौकीदार, इन लोगों को भी इस पूरी की पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। बात करें, मिलें, इन लोगों को ये यकीन दहाई कराई जाए कि आपको किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैग मार्चेस भी हो रहे हैं फोर्सेस के, पैरामिलिट्री के, पुलिस के, कि लोगों को कॉन्फिडेंस रहे। सीसीटीवीज अगर की बात करूं तो हमारे ज़िले में बहुत लगाए गए हैं। इन द लास्ट 1 ईयर वी आर एबल टू, इन माई ओपिनियन, वॉच अ मेजर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एट आर PCRs। इंडिविजुअल भी हमने लगाए हैं, गवर्नमेंट के भी लगाए हैं। बच्चों के साथ जब बात करते हैं, महिलाओं के साथ जब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि स्वीप का एम्फेसिस रहा है ये, तो उससे लोगों को ये यकीन है कि सरकार हमारे को देख रही है, हमारे से बात कर रही है और कहीं ना कहीं जो हमारा टोटल सिक्योरिटी सिनेरियो है वो बिल्कुल ठीक है और डरने की कोई बात नहीं है। पोलिंग स्टेशन हम बेखौफ होकर जा सकते हैं, वोट अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, किसी भी तरीके का कोएर्शन कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। EVM और VVPATs की जो बात की जाती है तो किस तरह का प्रावधान जिला रियासी के लिए रखा गया है? देखिए मैडम, EVMs वी हैव इन एडिक्वेट क्वांटिटी, क्योंकि मेरे कैंडिडेट्स डबल डिजिट में भी नहीं है तो एक ही EVM लग रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी EVM डिस्पैच रियासी हेडक्वार्टर से श्री माता वैष्णो देवी और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होगी और जो गुलाबगढ़ ST की है वो हमने मोहर में ही रखी है ताकि लोगों को ट्रैवल डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाए। हर पोलिंग स्टेशन पे एक EVM रहेगी, उसके साथ एक CU, एक BU होता है उसका पार्ट और एक VVPAT होता है। पूरी की पूरी जो इस वक्त कमीशनिंग ऑफ मशीन्स है वो चल रहा है।
जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे आरओज जो मेरे एसडीएम और एसीआर हैं वो अपने कार्य में लगे हैं और हर मशीन की चेकिंग की जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि किसी को भी किसी तरीके का शक शुबा ना रहे जी। उसके अलावा जो एडिशनल मशीन्स चाहिए होती हैं जस्ट इन केस देयर इज एन इमरजेंसी, वी हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ देम। मैं बताना चाहूँगा कि हमने 103 के करीब अपने सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स रखे हैं और लगभग 70 के करीब हमारे पास जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं। इन सब के पास एक मशीन रहेगी, जस्ट इन केस देयर इज एन इमरजेंसी एंड देयर इज अ रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, इट विल बी डन। एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड एट मल्टीपल लेवल्स। जी, मैं कार्यक्रम के आखिर तक पहुंच रही हूं और आखिर में आपसे सिर्फ यही जानना चाहूँगी कि नागरिकों के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये महोत्सव है जी। आप सबका महोत्सव है, आपके बिना ये पूर्ण नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा अगर कोई है तो वो वोटिंग है। मेरी तरफ से ये अपील है हर रियासी के वोटर को कि 25 सितंबर को सुबह 7 से लेके शाम को 6 बजे तक वोटिंग के लिए पहुँचे, अपनी उंगली पे दाग लगवाएं, क्योंकि दाग उंगली पे वोटिंग के दिन अच्छा है। क्या बात, मेरी यही अपील है। तो ये अपील जो आपने इस समय नागरिकों के लिए की है, मुझे लगता है एक सबसे अच्छी बात जो आपने इस समय ये कही कि दाग अच्छे हैं, वो दाग जो इलेक्शन का चुनाव का चिन्ह है वो सबसे अच्छा चिन्ह, बहुत अच्छा चिन्ह है और वो आपको बाद में एक फीलिंग देता है कि यू हैव पार्टिसिपेटेड इन फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑल्सो एंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो एंड ऑफ द यूटी ऑल्सो। यही रहेगा। विशेष जी, आज आप हमारे इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 के इस विशेष अंक में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज के इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 के इस अंक में ज़िला रियासी की हमने बात की और जैसा कि विशेष महाजन जी ने कहा कि ये चुनावी दाग आपकी उंगली पर लगा हुआ बहुत अच्छा लगेगा और आपके मन को सुकून देगा कि हमने अपने देश की आगे की बढ़ोतरी में, विकास की गति में अपना एक योगदान, छोटा सा कदम ज़रूर बढ़ाया है। तो आप बढ़ाइए अपना कदम इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में अपनी प्रतिभागिता दर्शाइए। अगली कड़ी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।